तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है ना। अब मैं आपको स्लोप इन कर्व्ड लाइंस में कैसे स्लोप निकाला जाता है वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो अब हम हेडिंग डालेंगे स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइंस ग्राफ, है ना। जो कर्व्ड लाइन वाले ग्राफ होते हैं उसमें स्लोप कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ग्राफ है, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है और इस तरीके का आपके पास ग्राफ। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है और इस कर्व्ड लाइन पे हमें किसी पॉइंट पर स्लोप बताना है कि स्लोप कितना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ये पॉइंट ए है। तो बच्चों, अगर हमें स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना होता था किसी पॉइंट पे, तो हम क्या करते थे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ऐसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती थी। तो हम कैसे स्लोप निकालते थे अगर इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचते थे ना, ये मैंने अभी पहले बताया आपको। और फिर एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल नापते थे वो अपना स्लोप एंगल होता था और स्लोप क्या हो जाता था, tan ऑफ स्लोप एंगल। और स्ट्रेट लाइन में हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट होता था, है ना, क्योंकि ये जो स्लोप एंगल है वो हर जगह पे थीटा ही आएगा, सेम आएगा, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए पॉइंट पे मुझे चाहिए, तो ठीक है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन तो खींच लूं, लेकिन अब मैं स्लोप कैसे नापूंगा, यहाँ पर स्लोप एंगल कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कर्व लाइन है। तो आपको करना क्या है बच्चों कि इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट, है ना। यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, तो एंगल नापने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो उस पॉइंट पे, कर्व के उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बना लो। जब आप टेंजेंट बना लोगे तो फिर आप एंगल नाप सकते हो। ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, और वहां से आप ये एंगल नाप लो, तो ये आपका स्लोप एंगल हो गया थीटा, या फिर इसको बोलते हैं थीटा वन। तो थीटा वन इज द स्लोप एंगल। तो स्लोप एंगल ये कहां पर है बच्चों, ए पॉइंट पर। तो आपका स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, tan ऑफ स्लोप एंगल, मतलब tan थीटा वन। लेकिन सोचो, मुझे किसी और पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस बी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो मुझे इस बी पॉइंट पे स्लोप, कर्व लाइन पे स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या प्रोसीजर बताया आपको कि जैसे ए पॉइंट पे था, तो सबसे पहले ए से पास होने वाली टेंजेंट बनाओ, फिर ए पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाओ और उस टेंजेंट का एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखो, तो स्लोप एंगल मिल जाएगा। फिर उसका tan ले लो, तो ए पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, स्लोप मिल जाएगा, है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो बी पर भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो देखो बच्चों, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट अलग अलग हैं। और फिर हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच लिया, और फिर हमने यहाँ पे एंगल नापा, तो ये एंगल अब अलग आया, थीटा टू। कितना एंगल आया बच्चों, मान लो थीटा टू। तो फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब क्या स्लोप लिखेंगे, स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू tan थीटा टू। तो आप देखो एंगल बदल गया, टेंजेंट का एंगल बदल गया दो पॉइंट पर, तो कर्व के हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो अलग अलग वैल्यू देगा। स्ट्रेट लाइन में बच्चों सेम वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ पे कर्व लाइन में वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा। चाहे तो आप और एक बात करने के लिए एक पॉइंट और देख लें, हम सी पॉइंट पे जाते हैं, तो सी पॉइंट पे तो टेंजेंट ये होगा बच्चों, ये टेंजेंट होगा, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे तो ये अलग एंगल आएगा, थीटा थ्री। तो स्लोप एट सी अगर आप निकालोगे तो ये आएगा tan थीटा थ्री। देखो, तो ये स्लोप एंगल आपको हर पॉइंट पे अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो कर्व्ड लाइन पर हमेशा चेंज होता है, हर पॉइंट पे चेंज होता है। स्ट्रेट लाइन पे हर जगह कांस्टेंट था, बट कर्व्ड लाइन में हमेशा चेंज होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कर्व्ड लाइंस पर, कर्व्ड लाइन वाले ग्राफ्स पर जो स्लोप है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट नहीं होता। वो कैसा होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप एंगल अलग अलग है, और स्लोप एंगल अलग अलग होने की वजह से हर पॉइंट का स्लोप भी अलग अलग होगा, है ना। तो आई होप आपको
कर्व लाइन पर टेंजेंट बनाना या स्लोप निकालना आया होगा। किसी भी पॉइंट पे कैसे स्लोप निकालते हैं वो भी आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो ये बात को आप नोट करेंगे। चलिए बच्चों, जो अभी हमने बोला है उसको हम नोट करके लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम नोट लिख लेंगे, नोट जो हमने बोला उसको लिख लेंगे, है ना। हमने क्या बोला कि इन ग्राफ्स ऑफ curved line in graphs of curved lines, slopes are different at different points। डिफरेंट पॉइंट्स पे कर्व लाइन पे स्लोप जो होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है। स्लोप्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कर्व्ड लाइन therefore curved lines are curved lines have non-uniform है ना, क्योंकि स्लोप की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए हम बोलेंगे कि कर्व लाइंस के पास नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है। तो कर्व लाइंस हैव नॉन यूनिफॉर्म स्लोप्स या कर्व लाइंस नॉन यूनिफॉर्म स्लोप होता है ना। कर्व लाइंस का स्लोप कैसा होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं एंड called as नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। इसलिए कर्व लाइन वाले ग्राफ्स को हम नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स भी बोलते हैं ना बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। कर्व लाइंस वाले ग्राफ को हम नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका स्लोप जो होता है बच्चों वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता था, यूनिफॉर्म, वो कभी भी चेंज नहीं होता था, वो हर जगह पे कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट, है ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए स्ट्रेट लाइन वाले जो ग्राफ हैं वो आपके यूनिफॉर्म ग्राफ्स होते हैं, और कर्व लाइन वाले ग्राफ्स जो हैं वो आपके नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स होते हैं ना। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी होगी, है ना। अब बच्चों हमारे पास जो है ये जो कर्व होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले 4 प्रकार की स्ट्रेट लाइन देखी थी जिनके स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया था शुरुआत में, और वैसे ही 4 प्रकार के आपको कर्व पता होने चाहिए। तो अगर आपको ये 8 चीजें पता है, 4 प्रकार की स्ट्रेट लाइन और 4 प्रकार के कर्व को एनालिसिस करना आपको आता है, तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। इवन मैंने अभी आपको कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ाया और उससे ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए और आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज स्लोप से रिलेटेड है, तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। जैसे मैं भी एग्जांपल भी करा दूंगा आपको। पहले देखो 4 प्रकार के जो कर्व लाइन ग्राफ हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइप्स ऑफ कर्व्ड लाइन ग्राफ्स, 4 टाइप्स ऑफ कर्व्ड लाइन ग्राफ्स, है ना। तो इनके बारे में अपन एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। देखो, तो जो सबसे पहला टाइप का ग्राफ है कर्व्ड ग्राफ, तो बच्चों वो तो यही है जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया। देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये ग्राफ तो ऐसा ही। अब इसके स्लोप के बारे में देखो, इसका स्लोप के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, आप इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो ये एंगल है। फिर इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट पे एंगल देखो बढ़ गया, इससे एंगल बढ़ गया। फिर और आगे x में जाओ तो स्लोप का एंगल और बढ़ रहा है, और स्लोप एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका स्लोप भी बढ़ रहा है ना बच्चों। देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तेज फिसलोगे, तेज फिसलने का मतलब क्या है कि आपका स्लोप बढ़ रहा है ना बच्चों, और एंगल भी बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप, और देखो लेकिन कहीं पर भी आपको जो स्लोप एंगल है वो एक्यूट ही मिलेगा, ऑब्ट्यूज नहीं मिलेगा। तो स्लोप एंगल हमेशा कैसा है बच्चों, यहाँ पर हर पॉइंट पे स्लोप एंगल कैसा है, एक्यूट। अगर एक्यूट है
तो हम बोल सकते हैं इस कर्व्ड ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। और क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। इस वाले ग्राफ का स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है ना। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि इस टाइप के ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, है ना। तो ये बात याद रखना। और ये जो ग्राफ है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बैंड होता है, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो बैंड, बैंड टूवर्ड्स वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ बैंड टूवर्ड्स वाई एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है, ऐसे मुड़ रहा है ये, उसका स्लोप हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है। इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो आई होप आपको पहले टाइप का ग्राफ जो है वो क्लियर होगा, वो समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद हम दूसरे टाइप के ग्राफ की बात करते हैं। तो जो हमारा सेकंड टाइप का ग्राफ है वो देखिए वो कैसा होता है। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। तो सेकंड टाइप का ग्राफ होता है वो बैंड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस होता है। देखो ये ऐसे मुड़ गया था और ये एक्स एक्सिस के अबाउट मुड़ गया है ना, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अब हम बोलेंगे इसका स्लोप कैसा है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो एक्स के बढ़ते क्रम में जाओ आप, तो सबसे पहले यहाँ देखें, तो यहाँ पे देखो ये स्लोप एंगल कुछ है, फिर यहाँ पे देखें तो ये टेंजेंट डालेंगे हम, तो इसका स्लोप एंगल और कम हो गया, फिर और ऊपर जाएंगे तो इसका स्लोप एंगल और कम हो गया। तो इसका स्लोप एंगल कम होता जा रहा है, स्लोप एंगल कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा तो टेन थीटा भी डिक्रीजिंग होगा, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है। लेकिन ये स्लोप जो है वो हमेशा, थीटा जो है वो एक्यूट ही है, एंगल हमेशा एक्यूट है, तो स्लोप पॉजिटिव है बट इस केस में डिक्रीजिंग है ना। तो हम इस वाले ग्राफ के लिए क्या बोल सकते हैं कि इसकी स्लोप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, स्लोप इज पॉजिटिव क्योंकि एंगल तो एक्यूट ही बन रहा है, एंड डिक्रीजिंग, बट डिक्रीजिंग है। इस टाइप के ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। और ये जो ग्राफ है आप इसको ऐसा याद कर सकते हो कि दिस इज बैंड टूवर्ड्स, बैंड टूवर्ड्स, बैंड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, है ना। तो ये किस तरफ मुड़ गया बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ, और ये किस तरफ मुड़ गया, वाई एक्सिस की तरफ। तो याद रखेंगे ऐसा ग्राफ जो वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाता है वो कैसा होता है बच्चों, वो कैसा होता है, स्लोप, उसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और जो एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ जाता है उसका स्लोप कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, उसका स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होता है ना। और आप ऐसे भी देख सकते हो जब ऊपर जा रहे हो आप एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो तो आपका फिसलना कम होता जा रहा है धीरे धीरे कर्व के हिसाब से, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। आई होप आपको ये दोनों ग्राफ क्लियर होगा। अब हम तीसरे टाइप की कर्व की बात करते हैं ना, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और तीसरे टाइप के कर्व की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरे टाइप का कर्व होगा देखो बच्चों वो ऐसा होगा, थर्ड टाइप ऑफ कर्व, उसको हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, है ना। तो तीसरे टाइप का जो कर्व होता है वो ऐसे होगा। अब देखो इसकी जो बेंडिंग है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो कर्व का बेंड है वो बेंड अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इसका स्लोप के बारे में क्या कहेंगे हम, तो इसके स्लोप के बारे में देखो। अब x के बढ़ते क्रम में आप आओ तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आप ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, फिर यहाँ पे देखो फिर से एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, फिर यहाँ देखो बच्चों तो यहाँ पे फिर एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है ना। तो ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये तो हमें पता चल गया कि स्लोप एंगल यहाँ पे हर जगह पे ऑब्ट्यूज है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। लेकिन देखो धीरे धीरे इसका फिसलना कम होता जा रहा है ना। देखो ये जो लाइन है ये पहले ज्यादा स्लैंट थी, उसके बाद इसकी स्टीपनेस कम होती गई और कम होती जा रही है, तो आपका फिसलना कम होता जा रहा है, मतलब इसका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, तो नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है। तो हम इस टाइप के ग्राफ का जो बैंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है उसका हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्लोप इज, इस टाइप के ग्राफ का, इस टाइप के कर्व लाइन का स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग,
नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर हमारा जो फोर्थ टाइप का ग्राफ है, फोर्थ टाइप का जो ग्राफ होता है कर्व्ड, वो कैसा होगा वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये जो ग्राफ है ये बैंड टूवर्ड्स ओरिजिन है। देखो इसका जो माउथ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है ना, तो हम बोलेंगे दिस ग्राफ इज बैंड टूवर्ड्स टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है ना बच्चों, ओरिजिन। अब ध्यान से देखो इसके बारे में अगर देखें तो इसके स्लोप के बारे में देखें तो x से कम से ज्यादा वैल्यू पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका ये है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसका एंगल ये है। फिर आप देखो ये इसका स्लोप एंगल ये, फिर आप देखो यहाँ, फिर ये इसका एंगल ये। तो देखो अभी भी एंगल कैसा है, स्लोप एंगल हर जगह पे ऑब्ट्यूज ही है, ऑब्ट्यूज ही है, मतलब स्लोप तो नेगेटिव होगा। बट आप ध्यान से देखो तो इसकी स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। आप नीचे जब आएंगे, आगे जब आएंगे तो ज्यादा तेजी से फिसलेंगे। तो इसका स्लोप जब हम एक्स पे बढ़ रहे हैं तो कैसा हो रहा है, स्टीपनेस बढ़ रही है। स्टीपनेस बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि आपका स्लोप भी बढ़ रहा है ना, ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको। तो हम बोलेंगे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव तो है, स्लोप इज नेगेटिव, बट स्टीपनेस बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो आपको वो चार प्रकार की स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, उनके स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ये चार प्रकार के ग्राफ पता होना चाहिए। तो कब स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर ये आपको आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब तो अब अभी आप दे सकते हैं। अभी मैंने आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ाया है ना, काइनेमेटिक्स तक नहीं पढ़ाई। लेकिन अगर आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए और आपको थोड़ा बहुत नाइन्थ का ज्ञान हो, तब भी आप सॉल्व कर पाओगे सवाल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अगर मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ लूं या आपको अभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि भाई आपके पास मान लीजिए एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, वाई एक्सिस में पोजीशन है और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो वाई की जगह एक्स ने ले ली और एक्स एक्सिस की जगह टाइम ने ले ली, और बोला जाए कि आपका इस तरीके का ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा है, और बोला जाए कि बताइए इस पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करिए, डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो मैंने अभी आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाई है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया आपने 1D, लेकिन फिर भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो अगर आपको थोड़ा सा नाइन्थ का याद है। अगर आपको नाइन्थ की बातें थोड़ी सी याद हैं तो आपको ये पता होगा कि जो इसका स्लोप है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है ना बच्चों, वो क्या होता है। स्लोप को हम ऐसा भी ले सकते हैं बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मैंने आपको बताया था है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर आप टेन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पे वाई की जगह क्या है, एक्स पोजीशन, अपॉन डेल्टा टी, एक्स की जगह टाइम है। तो ये क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, वेलोसिटी। यानी इस ग्राफ में जो स्लोप का नेचर है, जो स्लोप कर रहा है, वो एक्चुअली में इस मोशन में कौन कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी के साथ हो रहा होगा, क्योंकि इसका स्लोप ही तो वेलोसिटी देगा हमें, एक्स टी ग्राफ का स्लोप, है ना। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके स्लोप का नेचर क्या है, तो मैंने आपको इसके नेचर बताया हुआ है, ये बैंड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, मतलब टाइम एक्सिस है। और नहीं भी याद हो तो आप ऐसे निकाल लो तुरंत। देखो यहाँ पे जब भी स्लोप एंगल आप बनाओगे तो वो हमेशा एक्यूट ही बनेगा, और देखो ये एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या स्टीपनेस घट रही है ना, फिसलना घट रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है, क्योंकि उसकी स्टीपनेस घट रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपका जो स्लोप है, तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग। और स्लोप का जो नेचर है वही नेचर किसका है बच्चों, वेलोसिटी का। तो हम इस ग्राफ को देखते हुए बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। यानी कि हमें यह पता चल गया कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो
पॉजिटिव है मतलब अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड को माने तो पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, पार्टिकल की रफ्तार राइट की तरफ है, उसका मोशन राइट की तरफ है, बट उसकी वेलोसिटी घट रही है लगातार, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कि उस पे एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी कब डिक्रीज होती है बच्चों, जब एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रिटार्डेशन हुआ है। ऐसा कब होता है, जब बॉडी रिटार्ड कर रही हो, है ना, एक्सेलरेशन अपोजिट होता है तो रिटार्ड होता है, तो वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं बॉडी या पार्टिकल 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 हैव रिटार्डेड मोशन, पार्टिकल हैव रिटार्डेड मोशन, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो आपको मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्लोप के बारे में जानते हैं तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही बन जाएंगे, आपको बिना फिजिक्स पढ़े, है ना, सिर्फ स्लोप का कंसेप्ट। इसलिए मैंने कहा था कि फिजिक्स में स्लोप का ये जो सेक्शन है ये बड़ा यूज में आएगा आपको। जहां जहां ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहां वहां ये स्लोप का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। जैसे मैं आपको एक और चीज डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बारे में पूछ लेता हूँ। जैसे मैं आपको इसी की जगह, अभी जैसे मैंने आपको एक्सटी ग्राफ दिया, अब आप सोचो यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैं इस एक्सटी ग्राफ की जगह आपको वीटी ग्राफ देता, वीटी मतलब आप वाई एक्सिस की जगह वी ले लेते और एक्स एक्सिस की जगह टाइम ही है, और ये ग्राफ फिर से मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, इस तरीके का ग्राफ है। और आपसे बोला जाता था कि भाई इसका मोशन भी डिस्कस करो, डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। तो आप कैसे डिस्कस करोगे, अब इसमें देखो, इसमें जब आप स्लोप लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए स्लोप, तो इस क्वेश्चन में स्लोप है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा वाई की जगह कौन ले लेता है, वेलोसिटी, और एक्स की जगह कौन ले लेता है, टाइम। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो आपने पढ़ा है बच्चों एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन 9th में पढ़ा है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे जो स्लोप का नेचर है वो एक्चुअली में पार्टिकल के मोशन में एक्सेलरेशन का नेचर है। तो आप एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, स्लोप का नेचर तो यही है, वो सेम ग्राफ बनाया ना मैंने, कर्व्ड लाइन। तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आपका पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा है बच्चों, राइट की तरफ, क्योंकि राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हमने। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, ये बात याद रखना। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, भले ही एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगा है, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जबकि आपका एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसमें घट रहा है। और आप देखो ये ग्राफ भी तो बता रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, आप किसी भी टाइम पे देखो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन घट रहा है। और वो दोनों ऐसा तभी हो सकता है, वेलोसिटी तभी बढ़ सकती है जब दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मोशन क्या है, कि इन दिस मोशन acceleration is decreasing but the velocity is increasing, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी, समझ में आई होगी, है ना। अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, पहले जेई में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, है ना। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। तो ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पे आपको एक्सटी ग्राफ दिया था बच्चों, क्या दिया था, एक्सटी ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा था। तो ये आपका पॉइंट बच्चों ए था, ये ओरिजिन ओ है, ये पॉइंट बी था, बी से ये सी था और सी से ये डी था, है ना। और आपसे पूछा गया था नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का नेचर क्या है। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब आपको एक्सेलरेशन का साइन बताना है ना। और किसके लिए बताना है बच्चों,
आपको OA पार्ट तक बताना है, फिर आपको OB पार्ट तक बताना है, मतलब नेचर ऑफ एक्सेलरेशन है वो OA के लिए बताना है, फिर AB तक बताना है, फिर आपको BC तक बताना है, और फिर CD तक बताना है ना। तो ये आपको एक्सेलरेशन का नेचर बताना था, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एक्सेलरेशन का साइन बताना था कि क्या होगा, ठीक, इन पार्ट्स के लिए, है ना। उसके अनुसार आपको ऑप्शंस दिए गए थे। तो देखो इन सवालों को कैसे करना था। आपको अगर स्लोप का पता है, स्लोप का फंडा पता है, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो आप, मैं निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले आप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करें, सारे पार्ट में वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप है, एक्सटी ग्राफ है ना ये। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की आप चर्चा कर सकते हो, और वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बता देंगे। तो देखो सबसे पहले ओए पार्ट के लिए देखें। तो ओए पार्ट के लिए वेलोसिटी कैसी है बच्चों, देखो इसका स्लोप ओए, ओए में तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो ये पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है ना बच्चों। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ओए पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है बच्चों, है ना। अगर ओए पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सेकंड थिंग हम किसके बारे में बताएंगे सभी पार्ट के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा आप खुद सोचो। अगर वेलोसिटी ओए पार्ट में पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो। भाई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, ये तो हमें पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओए पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन का नेचर जीरो है, तो ओए के लिए बता दिया। फिर आप बीसी देखो, बीसी तो देखो दिस इज कर्व टूवर्ड्स कौन सी एक्सिस, टाइम एक्सिस, है ना। और आप वैसे भी देख सकते हो कि धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ रहे हो तो स्टीपनेस कम होती जा रही है, और इसका स्लोप जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव ही होगा, है ना। इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। बट स्टीपनेस घट रही है बी, ए से बी में, तो इसका जो स्लोप है स्टीपनेस घटने की वजह से स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो वो चीज किसके लिए वैलिड होगी, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, वेलोसिटी के लिए। तो इसमें वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग, क्योंकि स्टीपनेस घट रहा है ए से बी जाते हुए। तो आप बोलोगे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी बच्चों। अभी मैंने आपको बताया जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होगा तो डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे साइन अपोजिट होना चाहिए ना, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है। तो ए बी में वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, तो ए बी में एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद बीसी में देखो, बी से सी में क्या हो रहा है कि अभी भी जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बन रहा है, लेकिन स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है। मतलब स्टीपनेस बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। स्लोप का जो हाल है वही किसका हाल होना है, वेलोसिटी का, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। बीसी में, बीसी में आप चेक करो स्टीपनेस बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। और वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है बच्चों, वेलोसिटी तो इंक्रीज तभी होती है जब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बीसी वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। दोनों का सेम साइन होना चाहिए तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। फिर सीडी में देखो, तो सीडी में वापस स्ट्रेट लाइन आ गया, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट। वापस से क्या आ गया बच्चों, स्ट्रेट लाइन आ गया ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, ये तो हमें पता ही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो हमने चारों पार्ट में एक्सेलरेशन का नेचर बता दिया। ओ से ए में जीरो है, ए से बी में नेगेटिव है एक्सेलरेशन, और बी से सी में आपका बच्चों पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, और सी से डी में आपका क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो गया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, आपने कुछ भी नहीं देखा। मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, वो चैप्टर आपने अभी
देखा भी नहीं है, फिर भी आप उससे रिलेटेड ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आप कहीं पे भी चले जाओगे, कोई भी फिजिक्स का चैप्टर आ जाएगा और उसमें ग्राफ का क्वेश्चन आया और उसमें कहीं स्लोप का यूज होगा, तो वो क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि उसमें स्लोप का मतलब क्या है, तो आप बहुत आसानी से उसके बारे में बता सकते हो, है ना। तो आई होप आपको कर्व्ड लाइंस का स्लोप और स्ट्रेट लाइन का स्लोप दोनों समझ में आया होगा, उनके यूजेस कैसे होते हैं वो हमें समझ में आया होगा, और बाकी तो पूरे फिजिक्स में इनके यूजेस ही यूजेस हैं। तो जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये कैसे उपयोग होता है ना। अभी बस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं स्लोप से रिलेटेड वो याद रखिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। तो स्लोप का कंसेप्ट खत्म करते हैं हम लोग, फिर बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।